Good morning students, myself Rajeshwari Devi Rathod, assistant professor in history. हम पिछले वीडियोस में हमने कर रहे थे वो करा था हमने 1919 का अधिनियम। तो उस अधिनियम के अंतर्गत हमने उसके अंतर्गत मुख्य व्यवस्थाएं क्या था, उसके उद्देश्य और उसका क्रियान्वयन। आज हम लेंगे द्वैध शासन की असफलता के कारण। पहला है द्वैध शासन सिद्धांत त्रुटिपूर्ण था। इस शासन व्यवस्था ने प्रांतीय शासन को दो अस्वाभाविक विभागों में विभक्त कर दिया। सरकार एक आंगिक इकाई के रूप में कार्य करती है। द्वैध शासन ने प्रशासनिक इकाइयों में पारस्परिक संबंध विच्छेद कर दिया। कृषि विभाग यदि भारतीय मंत्री को दिया गया तो सिंचाई विभाग अंग्रेज काउंसलर को दिया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि द्वैध शासन सिद्धांत गलत था। उसने भारत के संवैधानिक विकास पर गलत परंपरा डाली। प्रशासन को अलग अलग भागों में विभाजित कर देना गलत था। दूसरा कारण है हस्तांतरित विषयों की महत्वहीन दशा। कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों को भारतीय मंत्रियों से अधिक अधिकार व महत्व देकर उन्हें अधिक प्रतिष्ठित बना दिया था। लॉर्ड लिटन के मतानुसार सरकार की आरक्षित मांग को यद्यपि कोई पसंद नहीं करता था, उसे आदर सब देते थे, जबकि हस्तांतरित मांग को न केवल नापसंद किया जाता था अपितु तुच्छ भी समझा जाता था। अंग्रेज मंत्रियों को प्रत्येक कार्य में प्राथमिकता दी जाती थी। भारतीय मंत्रियों को अर्थ विषयों में कोई महत्व नहीं दिया जाता था। इन कठिनाइयों के कारण भारतीय मंत्री अपने हस्तांतरित विषयों में संतोषजनक कार्य नहीं कर सके। नेक्स्ट तीसरा है गवर्नर को विशेष अधिकार देना। ब्रिटिश सरकार ने भारत में अपनी प्रभुता बनाए रखने की दृष्टि से गवर्नर को इतने विशेष अधिकार दे दिए थे कि वह कार्यपालिका व न्याय व व्यवस्थापिका दोनों पर हावी था। हस्तांतरित विभागों में तो वह इतना शक्तिशाली था कि वह अपनी मर्जी के व्यक्तियों को ही मंत्री बनाता था। वह उनकी सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं था। सच्चे अर्थ में तो वे मंत्री ही नहीं होते थे। जनता द्वारा निर्वाचित होने पर भी वे पूर्णतः गवर्नर से नियंत्रित रहते थे। उन्हें प्रांतीय विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होना पड़ता था और इसके साथ ही उन्हें गवर्नर के प्रति अधिक उत्तरदायी रहना पड़ता था। एक प्रकार से उनका अस्तित्व गवर्नर की अनुकंपा पर अवलंबित रहता था। स्पष्ट है कि प्रांतों के गवर्नर स्वेच्छापूर्वक कार्य करते थे। इस प्रकार की शासन व्यवस्था से भारतीय निर्वाचित मंत्री प्रशासनिक कार्यों के संदर्भ में कुछ ज्ञान प्राप्त नहीं कर सके और वे सच्चे अर्थ में व्यवस्थापिका के प्रति भी उत्तरदायी नहीं रह सके। आर्थिक क्षेत्र में राज्यपाल को यानी गवर्नर को यह अधिकार था कि वह अनुदान की राशि में कटौती करे अथवा बढ़ाए। आर्थिक मामलों में स्वतंत्र न होने के कारण मंत्री जन साधारण के लिए विकास कार्य न करके उनको संतुष्ट नहीं कर सके। कार्यपालिका परिषद और मंत्रिमंडल के मध्य होने वाले झगड़ों में मध्यस्थता राज्यपाल ही करता था, तो मंत्री और जन सेवा से संबंधित अफसरों के बीच होने वाले झगड़ों के मध्य भी मध्यस्थता गवर्नर ही करता था और उसका मत सबको मान्य होता था। इस प्रकार मंत्रियों की प्रतिष्ठा न सरकार में होती थी और न व्यवस्थापिका में। आरक्षित एवं हस्तांतरित विषयों में स्पष्ट विभाजन न होने के कारण भी द्वैध शासन असफल रहा। अगला कारण है संयुक्त उत्तरदायित्व का अभाव। प्रजातंत्रात्मक सरकारें संयुक्त उत्तरदायित्व के आधार पर चलती हैं। 1919 के अधिनियम ने प्रांतों में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अवश्य प्रचलित कर दी थी, परंतु कार्यपालिका के परिषद के सदस्यों व मंत्रिमंडल के सदस्यों में संयुक्त उत्तरदायी की भावना उत्पन्न नहीं की थी। कार्यकारिणी परिषद के सदस्य तो अंग्रेज होते थे, वे गवर्नर द्वारा नियुक्त होते थे और उसी के प्रति उत्तरदायी होते थे। उन्हें राज्य की विधानसभा से कोई लेन देन नहीं होता था। वे सदस्य अपने अपने विभागों का कार्य स्वतंत्र रूप से संचालित करते थे। उन्हें भारतीय मंत्रियों से कोई लेन देन नहीं होता था। अतः संयुक्त उत्तरदायित्व के अभाव में द्वैध शासन का असफल होना स्वाभाविक था। अगला कारण है मंत्रियों और कर्मचारियों में तालमेल का अभाव। मंत्रियों व उच्च अधिकारियों में कोई तालमेल नहीं था। अधिकारीगण मंत्रियों को उनके प्रशासनिक कार्यों में सहयोग देने के बजाय उनके कार्यों में बाधाएं उत्पन्न करते थे और उनका मजाक उड़ाते थे। वे इस तथ्य से भली भांति परिचित थे कि भारतीय मंत्री न तो उन्हें सेवा मुक्त कर सकते हैं और न उनकी पदोन्नति ही कर सकते हैं।
इसके अलावा जब कभी किसी मंत्री का किसी सचिव से झगड़ा हो जाता तो गवर्नर मंत्री का पक्ष न लेकर सचिव का ही पक्ष लेता था। अतः स्पष्ट है कि द्वैत शासन ने प्रशासन में कई उलझनें उत्पन्न कर दी और प्रशासन की एकता को भी नष्ट कर दिया। नेक्स्ट है कांग्रेस और मुस्लिम लीग में असहयोग। द्वैत शासन की असफलता का एक प्रमुख कारण यह था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में पारस्परिक सहयोग की भावना नहीं थी। महात्मा गांधी का भी इस योजना के क्रियान्वयन के उपरांत ब्रिटिश सरकार में विश्वास नहीं रहा था। कांग्रेस ने इन सुधारों को क्रियान्वित करने के बजाय स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रयासों में अपना ध्यान केंद्रित किया। मुस्लिम लीग सांप्रदायिक निर्वाचन के अधिकार को ब्रिटिश सरकार की अनुकंपा समझती थी। अतः लीग सदस्य कांग्रेस की नीतियों की आलोचना करना तथा राज्यपाल के निर्णयों का समर्थन करना अपना पुनीत कर्तव्य समझते थे। सरकार के इशारे पर लीग के सदस्य सांप्रदायिक दंगे कराते और गवर्नर उनका ही पक्ष लेकर हिंदू मुसलमानों के मध्य वैमनस्य की खाई पाटने के स्थान पर उसे और चौड़ी करता था। इस आपसी असहयोग ने भी इस द्वैत शासन को असफल बनाया। नेक्स्ट है वित्त विभाग का अत्यधिक नियंत्रण। यह सत्य है कि सरकार के सफल संचालन में धन परम आवश्यक होता है और प्रजातंत्र प्रणाली में यह और भी आवश्यक हो जाता है। प्रजातंत्र प्रणाली में जनता द्वारा निर्वाचित मंत्री नागरिकों को तुष्ट करने हेतु अनेक योजनाएं बनाते हैं, पर उन योजनाओं का क्रियान्वयन वित्त पर ही अवलंबित रहता है। इसी कारण सारे मंत्री वित्त मंत्री के मुंह की ओर देखते रहते हैं और वह उन्हें 90% नकारात्मक उत्तर देता है। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रचलित द्वैत शासन में तो वित्त विभाग भी अंग्रेज काउंसलर को दिया जाता था। वह यह सब कब चाहता था कि भारतीय मंत्री विभिन्न विकासकारी कार्य करके जनता में लोकप्रिय बने। इसीलिए भारत के प्रांतों के मंत्री पूर्णतः अंग्रेज वित्त मंत्री की कृपा पर रहते थे। अगला कारण है भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्यों का मंत्रियों से सहयोग न करना। प्रशासनिक सेवा अधिकारियों का कर्तव्य मंत्रियों को प्रशासन में सही सलाह व सहयोग देना होता है, परंतु इस अधिनियम के अंतर्गत कार्य करने वाले मंत्रियों को ये प्रशासनिक अधिकारी सहयोग देने के स्थान पर उन्हें पग पर असफल बनाने का प्रयास करते थे। द्वैत शासन की कमियों पर प्रकाश भारतीयों ने ही नहीं डाला, वरन अंग्रेजों ने भी इनकी कमियों को महसूस किया था। सर अलेक्जेंडर मूडीमैन के नेतृत्व में गठित कमेटी ने इसकी असफलता के कुछ कारण बताए हैं, जो इस प्रकार से हैं। पहला, आरक्षित विभागों द्वारा हस्तांतरित विभागों में हस्तक्षेप करना। दूसरा, आरक्षित और हस्तांतरित विभागों में सहयोग उत्पन्न करने का प्रयास न होना। तीसरा, मंत्रियों में संयुक्त उत्तरदायित्व का अभाव। चौथा, गवर्नर के हस्तक्षेप से मंत्रियों के पास सत्ता न होना। पांचवा, वित्त विभाग का अत्यधिक नियंत्रण होना। और छठा, भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सहयोग न देना। तो ये थे द्वैत शासन की असफलता के कारण। अब हम लेंगे समीक्षा। द्वैत शासन प्रणाली भारत में 16 वर्ष प्रचलित रही। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों से यह व्यवस्था समाप्त की गई। यह 20 वर्ष का कार्यकाल द्वैत शासन के लिए असफलता का ही रहा। इसका एक कारण तात्कालिक राजनीतिक स्थिति भी थी। इसीलिए एक समीक्षक ने कहा है कि इसका जन्म ही अशुभ नक्षत्र में हुआ था। राष्ट्रीय आंदोलन उग्र हो रहा था, देश में राजनीतिक अशांति व्याप्त थी, आर्थिक अवस्था अत्यंत दयनीय हो गई थी। आम लोग इन सब का कारण द्वैत शासन को ही मानते थे। इस प्रणाली ने कार्य में अकुशलता तथा निर्बलता की स्थिति उत्पन्न कर दी। इसकी सफलता संस्थाओं पर नहीं बल्कि व्यक्तियों पर निर्भर थी। जिन व्यक्तियों ने इसके संचालन में हाथ बटाया, उन्होंने इसे अच्छी तरह से समझा ही नहीं। द्वैत शासन प्रणाली अंत में एक तिरस्कृत प्रणाली रह गई और साइमन ने भी भारत आकर इस प्रणाली की आलोचना ही की। इन अभावों के होते हुए भी हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस द्वैत शासन के कारण ही विधानमंडलों का विस्तार हुआ और भारतवासियों में लोकतंत्र की भावना प्रबल हुई। अपने निजी मामलों को सुधारने व विकसित करने की भावना भारतीयों में जागृत हुई। नौकरियों में भारतीयकरण की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिला। प्रशासन का भी कुछ ज्ञान हुआ। इसके अलावा स्वायत्त शासन के, चाहे वह कितना ही कटाफटा था, अनुभव करने का भी अवसर मिला। तो ये था 1919 का अधिनियम।